बात करते हैं हमारे सिक्स्थ फैक्टर की, जो कि है हमारा एक्टिवेटर्स। अगर हम बात करें एक्टिवेटर्स, तो हम लोग नाम से ही समझ सकते हैं कि एक्टिवेटर्स वो होंगे जो कि पर्टिकुलर एंजाइम को एक्टिवेट कर देंगे। और हम लोगों ने जब क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स को पढ़ा था, और उससे पहले जब हम लोगों ने नेचर ऑफ एंजाइम्स को पढ़ा था, वहाँ हम लोगों ने इन एक्टिवेटर्स के बारे में और जाना था। बेसिकली अगर हम बात करें तो दो तरीके के एक्टिवेटर्स हो सकते हैं। एक तो हमारे पास मेटेलिक कैटायंस हो सकते हैं, और एक हमारे पास एनायंस हो सकते हैं। अगर हम लोग मेटेलिक कैटायंस की बात करें, तो मेटेलिक कैटायंस के अंदर हमारे पास बहुत सारे मेटल्स आ सकते हैं, जैसे कि Mg2+, Mn2+, Zn2+, Ca2+, कोबाल्ट एंड कॉपर। ये जितने भी हमारे मेटल्स हैं, ये एंजाइम और सबस्ट्रेट का जो कॉम्प्लेक्स है उसके साथ बाइंड करते हैं और रिएक्शन को फास्टली कंप्लीट करवाते हैं। और फिर हमारे आ जाते हैं एनायंस। एनायंस की अगर हम बात करें, तो एनायंस के अंदर हमारे पास एक जो मेन एनायन है वो Cl- है, जो हमारा एमाइलेज है, दैट इज़ सलाइवरी एमाइलेज। सलाइवरी एमाइलेज को हम लोगों को सलाइवरी एमाइलेज की फंक्शनिंग कराने के लिए Cl- की रिक्वायरमेंट होती है। अब अगर हम लोग देखें तो हमेशा हमारे जो खाना या फिर वगैरह होता है उसके अंदर हम लोग NaCl यूज़ करते हैं। इवन जब हम एमाइलेज का एक्सपेरिमेंट करते हैं उसमें भी हम लोग NaCl डालते हैं। तो इसका फंक्शन क्या है? NaCl जब डिसोसिएट करेगा तो उसमें से Cl- निकलेंगे। ये Cl- एज एन एक्टिवेटर एक्ट करेंगे इस एंजाइम के लिए, और ये एंजाइम की फंक्शनिंग को इंक्रीज़ करेंगे। तो वो हमारे पास एक मेजर डिफरेंस आ जाता है बिटवीन द मेटेलिक कैटायंस एंड मेटेलिक एनायंस। अब हम लोग मेटेलिक कैटायंस को, जो हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किया, इसे थोड़ा सा और जानेंगे कि मेटेलिक कैटायंस के अंदर आखिर हम क्या पढ़ेंगे। बात करते हैं मेटेलिक कैटायंस की। जैसे हम लोगों ने बहुत सारे मेटेलिक कैटायंस पढ़े, मैग्नीशियम, मैंगनीज, जिंक, कैल्शियम, कोबाल्ट और कॉपर। इन सभी के अंदर हम लोग देखेंगे कि ये मेजरली टू ग्रुप्स में डिवाइडेड है। एक तो वो जिसमें कि सपोज हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं पहले हेडिंग, मेटल एक्टिवेटेड एंजाइम्स। मतलब इनके बेसिस पे हम लोगों ने एंजाइम्स को एक तो बोला है मेटल एक्टिवेटेड एंजाइम्स, एंड सेकंड हम लोगों ने जो नाम दिया है वो है मेटलो एंजाइम्स। तो बात करते हैं मेटल एक्टिवेटेड एंजाइम क्या होता है। मेटल एक्टिवेटेड एंजाइम ऐसा एंजाइम होता है जिसके अंदर हमारे पास जो मेटल है वो टाइटली तो बाउंड नहीं है, और वो इजीली उससे डिटैच भी हो सकता है, लेकिन फिर भी इस मेटल का बाउंड होना काफ़ी ज़रूरी है। मतलब कि जब भी इस एंजाइम को सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है, तब हमारे पास ये मेटल आके बाइंड कर जाएगा, और जैसे ही प्रोडक्ट बन गया तो हमारे पास एंजाइम अलग हो जाएगा और हमारा इसका मेटल भी अलग हो जाएगा। तो इस केस में हमारे पास इस एंजाइम को हम कह देंगे मेटल एक्टिवेटेड एंजाइम। सेकेंड बात करते हैं मेटेलो एंजाइम की, कि मेटेलो एंजाइम क्या है। तो मेटेलो एंजाइम वो एंजाइम है जिसके अंदर हमारा मेटल इंटीग्रेटेड पार्ट है। मतलब कि मेटल जो है वो एंजाइम का ही एक पार्ट है, उससे अलग नहीं किया जा सकता है। इस टाइम पे भी सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में बदल जाएगा, और हमारा जो एंजाइम है वो अभी भी वैसा ही है जिसके अंदर मेटल एक इंटीग्रेटेड पार्ट है। तो इस एंजाइम को हम कह देंगे मेटेलो एंजाइम, और इस एंजाइम को हम लोग कह देंगे मेटल एक्टिवेटेड एंजाइम। तो ये हो गया हमारा सिक्स्थ, दैट इज़ द इफेक्ट ऑफ एक्टिवेटर्स। अब हम दो और करते हैं, इफेक्ट ऑफ टाइम और इफेक्ट ऑफ लाइट। बात करते हैं इफेक्ट ऑफ टाइम की, कि आखिर हमारे पास टाइम के साथ क्या इफेक्ट चलता है, क्या क्या मतलब इन एंजाइम की एक्टिविटी पे टाइम का इफेक्ट होता है। तो अगर हम बात करें ऑप्टिमम कंडीशंस की, दैट इज़ ऑलवेज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। अब इसका क्या मतलब हुआ? जितनी ज़्यादा एंजाइम के लिए ऑप्टिमम कंडीशंस होगी, वो उतना ही कम टाइम लगाएगा रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए। तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ ये इक्वेशन लिखी है कि ऑप्टिमम कंडीशन इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। लास्ट बात कर लेते हैं इफेक्ट ऑफ लाइट। कुछ एंजाइम्स में लाइट बहुत क्रूशियल रोल प्ले करती है। सिर्फ लाइट में हम विजिबल लाइट की बात नहीं करेंगे, यूवी रेज हो गई, गामा रेज हो गई, एक्स रेज हो गई, ये सारी की सारी जो रेज हैं ये एंजाइम पे एक्ट करती है, और ये एंजाइम के लिए टॉक्सिक होती है। क्योंकि जब ये एंजाइम पे एक्ट करती है तो एंजाइम से ही निकाल देती है या फिर बना देती है पर ऑक्सीडेज। और जब एंजाइम से पर ऑक्सीडेज बन जाता है, पर ऑक्सीडेज बनने पे एंजाइम जो है हमारा वो इनएक्टिव हो जाता है। यानी कि लाइट जो है, लाइट एंजाइम की वेलोसिटी से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि वो एंजाइम को जब डिस्ट्रॉय कर देगी तो हमारी एंजाइम की वेलोसिटी ऑटोमेटिकली ज़ीरो हो जाएगी, वो कुछ कर ही नहीं पाएगा।
बात करते हैं हमारे कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट की, कि कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट हमारा एंजाइम पे क्या इफेक्ट डालेगा। तो अगर हमारे पास सपोज़ कीजिए यहाँ पर हमारे पास एंजाइम काइनेटिक्स स्टार्ट हो जाएगी। हमारे पास 3 एंजाइम की मॉलिक्यूल्स हैं और सबस्ट्रेट हमारे पास एक ही है। तो जब हम लोग अगर यहाँ पर देखें तो इन पर्टिकुलर यही एंजाइम यूज़ हो रहा है और ये एंजाइम 1 मिनट में सपोज़ प्रोडक्ट बना रहा है। अब जब हमारे पास 2 सबस्ट्रेट है तो यहाँ पर क्या हुआ, प्रोडक्ट्स का जो हमारे पास क्वांटिटी है वो ज़्यादा मिली और टाइम सेम ही लगा। तो जब क्वांटिटी इंक्रीज़ हो गई यानी कि उसकी वेलोसिटी ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ ही हुई है। सपोज़ हमारे पास कोई प्रोडक्ट की कुछ पर्टिकुलर माइक्रोग्राम मिल रहा है प्रोडक्ट का पर सेकेंड, तो अब सेकेंड तो सेम है लेकिन माइक्रोग्राम तो इंक्रीज़ हुआ। तो इससे हम लोग कहेंगे ओवरऑल हमारी जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज़ हो गई। तो यहीं पर हम लोग इसको ये समझाना चाह रहे हैं कि जो जैसे जैसे सबस्ट्रेट इंक्रीज़ होगा या उसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज़ होगी, एंजाइम की वेलोसिटी भी इंक्रीज़ होगी। लेकिन क्या ये हमेशा एप्लीकेबल है? अब क्या अगर जब हमारे पास 4 सबस्ट्रेट आ जाए, जब एंजाइम की 3 मॉलिक्यूल्स है तो चौथे सबस्ट्रेट का हमारे पास क्या रोल है? क्योंकि अब तो जब तक ये 3 एंजाइम में से कोई एक फ्री नहीं होगा तब तक वो फोर्थ सबस्ट्रेट को नहीं कन्वर्ट कर पाएगा। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं कि यहाँ पर जो हमारे पास पर्टिकुलर एक ग्राफ अगर हम बनाने की कोशिश करें, जिसमें कि हम लोग, ये हमारा वाई एक्सिस है और ये हमारा एक्स एक्सिस है, जिसमें यहाँ पर हम लोग एंजाइम की वेलोसिटी लेके चलते हैं और यहाँ हम लोग लेके चलते हैं सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन। तो हमें ये देखने को मिलेगा कि जैसे जैसे एंजाइम सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ रही है, एंजाइम की वेलोसिटी इंक्रीज़ हो रही है। लेकिन एक पॉइंट पे आने के बाद जो हमारा एंजाइम होगा उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी, क्योंकि सारे एंजाइम जो मॉलिक्यूल्स है वो ऑक्यूपाइड है। तो सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ाने के ऊपर भी हमारे पास एंजाइम पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इस टाइप का जो ग्राफ आता है इसे हम लोग कहते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, जिसमें यहाँ पर जाके ये जो पॉइंट है, इधर हमारे पास जो कर्व आया है वो एसिम्प्टोट हो गया है, यानी कि अब वो नहीं बढ़ेगा, क्योंकि हमारे पास, हम लोगों ने यहाँ पर ऑलरेडी इस कंसेप्ट को समझ लिया है। अब यहाँ पर एक और चीज़ है जो कि ध्यान देने वाली बात है। यहाँ पर अगर हम देखें इस पार्ट में, तो इस पार्ट में जैसे जैसे सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ रही थी, एंजाइम की कंसंट्रेशन बढ़ रही थी, यानी कि वेलोसिटी वाज डिपेंडेंट ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। तो इस टाइम पे जो हमारा ऑर्डर होगा रिएक्शन का वो होगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में हमारा जो रिएक्शन की रेट होती है वो सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन से लीनियरली डिपेंड करती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। लेकिन इस पार्ट पे जहाँ एसिम्प्टोट आ गया, वहाँ पर कितना भी सबस्ट्रेट हो लेकिन वेलोसिटी अब इंक्रीज़ नहीं होगी, वेलोसिटी एक पर्टिकुलर टाइम के बाद आके फिक्स हो जाती है। तो उस कंडीशन में हम लोग कह देंगे कि यहाँ पर हमारे पास ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जो वेलोसिटी है वो सबस्ट्रेट पे डिपेंड नहीं कर रही है। एक हम लोगों ने यहाँ पर जो चेंज हमें करना है, हम लोगों ने कुछ गलत किया है, वो ये है, ग्राफ को अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारे पास आना चाहिए सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन और ऊपर की साइड पे हमारे पास आएगा वेलोसिटी। यहाँ पर हमारे पास आएगा वेलोसिटी। यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि वेलोसिटी इंक्रीज़ कर रही थी, लेकिन एक टाइम के बाद आके वेलोसिटी की फिक्स वैल्यू हो गई, कितना भी सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन हम लोग इंक्रीज़ कर दें। तो ये हमारे पास इधर फर्स्ट ऑर्डर चल रहा है, इधर ज़ीरो ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन चल रहा है।